आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। भारत में प्रोस्टिट्यूशन की बहुत सारी एक्टिविटीज भारत में इलीगल है, जैसे कोठा यानी कि ब्रोथल चलाना, होटल में प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, पिंपिंग, क्रॉलिंग, सॉलिसिटिंग। लेकिन फिर भी भारत दुनिया की सबसे बड़ी सेक्स इंडस्ट्री है। अगर भारत की बात करें तो ये इंडस्ट्री मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। भारत इस समय कमर्शियल सेक्स इंडस्ट्री में सबसे ऊपर आता है। एक आंकड़े की बात करें, UNAIDS के आंकड़े 6.5 लाख के करीब प्रोस्टिट्यूट्स है भारत में। 2016 का ये आंकड़ा है, लेकिन अनऑफिशियल एस्टिमेट्स की बात करें तो ये 30 लाख तक जाता है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता का सोनागाची जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, पुणे और नागपुर, और हर शहर में आपको रेड लाइट एरिया मिल जाएगा। लेकिन इसका एक काला सच है, इसकी एक डार्क रियलिटी है, जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो हम 4 पॉइंट्स में समझेंगे कि डार्क रियलिटी ऑफ प्रोस्टिट्यूशन या फिर रेड लाइट एरिया क्या है। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3D एनिमेशन है, इसको बनाने में काफी वक्त लगता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कौन से टॉपिक्स आप चाहते हैं वो भी हमको कमेंट करके बताएं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, ये नर्क है। दोस्तों, प्रोस्टिट्यूशन में 3 तरीके के लोग आते हैं। पहला, जिनके पास कोई चारा नहीं होता है। दूसरा, जिनको पैसे कमाने होते हैं। और तीसरा, जिनको बहला फुसला के या फिर टॉर्चर करके लाया जाता है, जिसको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। अनफॉर्चुनेटली तीनों में ही ये आंकड़ा अच्छा खासा है, स्पेशली अगर हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें। किरण देशमुख बताती हैं कि मुझे घर में बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था, तो मैं भाग गई। और मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं प्रोस्टिट्यूशन की तरफ गई। मैं पुणे में गई, वहां पे रेड लाइट एरिया में मैंने काम किया, और आज मैं अच्छी खासी जिंदगी गुजर बसर कर रही हूँ। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मर्जी से जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक लोग वो हैं जिनको जबरदस्ती इस पेशे में ढकेला जाता है। मॉडस ऑपरेंडी बहुत लोगों का ये होता है कि लड़कियों को फंसाओ अपने प्यार में और उसके बाद उनको बेच दो। बाहर जाने का उनके पास कोई चारा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग इतना परेशान हो जाती हैं। इनको पता है कि अब खानदान पे दाग लग गया है, और अगर हम वापस गए तो परिवार में कोई एक्सेप्ट करने वाला है नहीं। यहाँ पे ब्रोथल्स होते हैं जहां पे प्रोस्टिट्यूट्स को रखा जाता है। कोठे होते हैं जिनमें छोटे छोटे रूम्स होते हैं। एक सेक्स वर्कर बताती हैं कि एक दिन में हमको 60 से 70 कस्टमर तक को सर्व करना पड़ता है, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जो कि बहुत ही ज्यादा अमानवीय है। एक सेक्स वर्कर बताती हैं कि हमारे पास कोई चारा नहीं होता, क्योंकि हमको पैसे कमाने हैं, और हमको पैसे मिलेंगे जब वर्कर्स आएंगे। तो हमारी तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, तब भी हमको ये धंधा करना पड़ता है। एक बताती हैं कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारे बच्चे भी साथ में होते हैं, या हमारा हस्बैंड साथ में होता है, इनकी शादियां भी हो गई होती हैं, लेकिन स्टिल हमको ये काम करना है, क्योंकि और कहां से हम पैसे कमाएंगे। तो स्थिति काफी दयनीय है। साथ ही साथ स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन भी भारत में है। पुणे में बुधवार पेट, या मुंबई में कमाठीपुरा, या फिर कोलकाता का सोनागाची, या फिर इलाहाबाद का मीरगंज, ये सारे वो एरिया हैं जहां पे प्रोस्टिट्यूशन होता है, स्पेशली स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन। आपने अक्सर देखा होगा कि जो शहर का पुराना अड्डा होता है या रेलवे स्टेशन पे भी ये चीजें होती हैं। ये क्या होता है, ये खड़ी रहती है प्रोस्टिट्यूट्स, ये आपके पास आएंगी और आपसे पूछेंगी, आप रेट कोट करेंगे, और उसके बाद सब कुछ तय होता है। कॉल गर्ल्स होती हैं तीसरे तरीके का जो मॉडस ऑपरेंडी है। इसमें अपॉइंटमेंट होता है टेलीफोन से। ये बेसिकली हाई क्लास सोसाइटी में ज्यादा होता है। एस्कॉर्ट एजेंसीज होती हैं जो सबसे ज्यादा हाई क्लास होता है, जहां पे यंग वुमेन मसलन 20-25 साल की, उनको हायर किया जाता है, और इसकी कीमत लाखों में देनी पड़ती है। मसाज या स्पा पार्लर एक नया प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बना है। यहाँ पे लोग जाते हैं, मसाज करवाते हैं, और कई बार स्पेशल सर्विस के नाम पे भी प्रोस्टिट्यूशन होता है। नाइट क्लब और बार्स में भी प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाता है। वर्चुअल सेक्स, साइबर सेक्स, फोन सेक्स सर्विसेज तक दी जाती हैं। देवदासी का भी प्रचलन भारत में है। तो ये मॉडस ऑपरेंडी है, लेकिन ये नर्क से कम नहीं है। दोस्तों, बताना चाहता हूं कि सेक्स वर्क कोई खुद से नहीं करता है, सबकी कुछ ना कुछ मजबूरी रहती है। कोई परिवार की वजह से नहीं निकल पा रहा है, तो किसी के पास पैसे कमाने का कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। एक सेक्स वर्कर बताती है कि हमको अपने जिस्म बेचने का सिर्फ 200 से 250 रुपए मिलते हैं। हमारे जिस्म की कीमत ये है, लेकिन उससे बड़ी दिक्कत ये कि भारत में ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि भारत में डिमांड है। जैसा कि हमने बताया, बांग्लादेश, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट, ये सब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हब बन गए हैं। एक एस्टिमेट की माने तो
2 करोड़ से 6.5 करोड़ इंडियंस को ये इफेक्ट करती है। सर्वे ये बताता है कि भारत में 12 लाख बच्चों को हर साल ट्रैफिक किया जाता है। ये बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। हालांकि बहुत सारी संस्थान इसको हटाने के लिए काम कर रही हैं, बहुत सारी औरतों को इससे निकालने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ सोनागाछी में ही लाखों सेक्स वर्कर्स काम करते हैं। दूसरा पॉइंट, सोशल स्टिग्मा। दोस्तों, एक बड़ी दिक्कत यह है कि ये कहीं ना कहीं से आती है, लेकिन इनका परिवार इनको एक्सेप्ट नहीं करता है। कई बार ये निकलना चाहती है, लेकिन ये निकल नहीं पाती है। इनको कोई सोशल सर्विसेज नहीं मिलती है। अगर ये पुलिस में कंप्लेन कराने जाती हैं, तो पुलिस भी बहुत लाइटली लेती है। समाज से इनको बेदखल किया जाता है और समाज इनको बहुत ही हीन भावना से देखता है। तो कहीं ना कहीं हमको इस चीज को भी सही करने की जरूरत है। इनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, और अगर ऐसा होता है तो बच्चे गलत रास्ते पे जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है जिसको हमको सही करना है। और जैसा कि हमने बताया कि ढेरों ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए काम कर रही हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट लगातार लगे हुए हैं कि इनको इज्जत की जिंदगी दी जाए, लेकिन ये ना होने के कारण लोग इसी में ही फंसे रह जाते हैं और इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो एक समाज के तौर पे हमको एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा, सरकार को लॉ लाने पड़ेंगे, ताकि इनको वो इज्जत मिले जो हर एक इंसान डिजर्व करता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, लैक ऑफ अवेयरनेस। हमको ये मानना पड़ेगा कि जो दबा कुचला है, जो निचले पायदान पे है, उसको अपने राइट्स पता नहीं है। और यही हमारे सेक्स वर्कर्स के साथ भी प्रॉब्लम है। एक आम इंसान की तरह उनको भी सारे राइट्स हैं। संविधान और कानून दोनों ही उनको प्रोटेक्ट करके चलता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सेक्स वर्क को एक प्रोफेशन की तरह देखा है। कोर्ट ने अपनी स्पेशल पावर 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वोक किया, जो डिस्क्रिशनरी पावर सुप्रीम कोर्ट को देता है, और इस तरीके के ऑर्डर को पास किया गया। 2020 में भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने सेक्स वर्कर को इनफॉर्मल वर्कर्स की तरह ट्रीट करने की बात कही थी। आर्टिकल 21 ये कहता है कि कोई भी इंसान, उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी उसकी है, और हमने एक प्रोसीजर स्टैब्लिश किया है। लॉ के जरिए उन प्रोसीजर्स को फॉलो करवाना पड़ेगा। तो राइट हर किसी को, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो नॉन सिटीजन्स हो, हर किसी को वो राइट्स जो हैं वो मिले हुए हैं। सेक्स वर्कर को जबरदस्ती अरेस्ट नहीं किया जाएगा, पिनलाइज नहीं किया जाएगा, हरास नहीं किया जाएगा, विक्टिमाइज नहीं किया जाएगा। यहां तक कि जो चाइल्ड है सेक्स वर्कर का, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, उसको भी राइट्स है। उसको अपनी मम्मी से सेपरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो सेक्स ट्रेड में है। अगर कोई बच्चा ब्रॉथल में या कोठे में रह रहा है सेक्स वर्कर के साथ, तो ये नहीं प्रिज्यूम किया जाएगा कि चाइल्ड को ट्रैफिक किया गया। अगर सेक्स वर्कर कहती है या कहता है कि वो उसका बेटा है या बेटी है, तो टेस्ट किया जा सकता है उसको डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन अगर क्लेम करेक्ट है तो जबरदस्ती उसको सेपरेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आमतौर पे बच्चों को मां से सेपरेट किया जाता है। मेडिकल केयर, सेक्स वर्कर्स जो कि सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स हैं, उनको मेडिकल लीगल केयर दी जाएगी। मीडिया को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जो सेक्स वर्कर की आइडेंटिटीज हैं उनको ना रिवील किया जाए। भारत में बहुत सारे प्रोविजन है, जैसे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रंस एक्ट, जो कि 1956 में आया था। जस्टिस वर्मा कमीशन ने काफी चीजें बताई हैं कि हमको डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा, जो औरतें ट्रैफिक की जाती है कमर्शियल सेक्स के लिए और जो खुद से इसमें आ रही हैं। जब तक हम इन दोनों को नहीं पहचानेंगे तब दिक्कत है। चौथा पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन, अब्यूज एंड एक्सप्लॉइटेशन, जो सेक्स वर्कर्स का बहुत ज्यादा होता है। देखिए, राइट्स जैसा कि हमने बताया कि नॉन एग्जिस्टेंट है। अगर ये पता चल गया कि ये औरत सेक्स वर्कर है, ये आदमी सेक्स वर्कर है, तो फिर उसको बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है और कई बार ये अब्यूज की जाती है। इनके पे फिजिकल और मेंटल अटैक्स किए जाते हैं। क्लाइंट से लेकर इनकी खुद फैमिली मेंबर्स तक इनको डिस्कार्ड कर देते हैं, तो इनके पास और कोई रास्ता नहीं रहता। तो हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इसको एक वर्क के तौर पे देखें। भले ही हम इसको ऊपरी तौर पे ना एक्सेप्ट करें, लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि भारत सेक्स में, पॉर्न में नंबर 1 है। ये जो सेक्स की बात हम कर रहे हैं, भारत इस इंडस्ट्री में नंबर 1 है। सबसे तेजी से भारत उभर रहा है। हम ये बात करने से डरते हैं, लेकिन हर किसी को बैंकॉक जाना है और उसके रीजंस ऑब्वियस है। तो समाज में हमको इनको भी वही इज्जत देनी पड़ेगी जो सबको मिलती है। हमको सोचना पड़ेगा कि जो सेक्स वर्क है वो लेबर पर्सपेक्टिव से बहुत जरूरी है। अगर हम इनके वर्क को रिकॉग्नाइज करेंगे और इनको गारंटी देंगे जो बेसिक लेबर राइट्स के तहत आते हैं, तो बहुत
अच्छा होगा। पार्लियामेंट को भी इसके लॉ बनाने पड़ेंगे और विक्टिम रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन नैरेटिव से भी थोड़ा सा हटना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आपने रेस्क्यू कर लिया उसके बाद क्या? तो कहीं ना कहीं सेक्स वर्कर्स को मदद चाहिए, ये उनका कंसेंट होना चाहिए कि वो इस ट्रेड में आना चाहती हैं कि नहीं आना चाहती है। अगर वो नहीं आना चाहती है तो उनको बिल्कुल ट्रेनिंग दीजिए, स्किल डेवलपमेंट करिए ताकि वो गुजर बसर कर सके। और अगर वो इसमें रहना चाहती हैं तो फिर उनको एक आम आदमी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।